दोस्तों नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं जाने माने फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी। इनसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। मैं मानती हूँ मैं उससे कभी मिली नहीं, पर वो है, कहीं ना कहीं तो है। एक था बाजीगर। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और इस बाजीगर को नहीं था हारने का डर। लोग मोहब्बत से नफरत करेंगे, नफरत। अरे नहीं किरण, नहीं। परदेश में था उसका काम। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरे राजा हिंदुस्तानी भी है उसका नाम। परदेसी जाना नहीं। ताल में था उसकी कलम का कमाल। और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने मचाया खूब धमाल। मैं तुम्हें यहाँ से भगाकर या चुरा कर ले जाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए आया हूँ और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा तभी जब तुम्हारे बाबूजी खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। जादू जावेद के इलम का। तुम्हारी उंगलियों में तो जादू है। कमाल जावेद सिद्दीकी की कलम का। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं जाने माने फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी। उजाले उनकी यादों के। जावेद साहब, अब हम जिस फिल्म की बात करना चाहते हैं वो है कोई मिल गया। हैरत की बात यह है कि जब फिल्म बन रही थी तो आमतौर पर यह ख्याल था कि इसका टारगेट ऑडियंस जो है वो बच्चे हैं। जी, मतलब बच्चों की फिल्म। हाँ, 8 से 15-16 साल तक के बच्चे जो हैं वो इसको बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन बड़ों ने ज्यादा एंजॉय किया। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला और फिसल गया। उजाले उनकी यादों के। जावेद साहब, इस फिल्म के लेखकों में रॉबिन भट्ट, सचिन भौमिक, हनी ईरानी, राकेश रोशन और जावेद सिद्दीकी, इतने सारे लोगों ने मिलके ये फिल्म लिखी थी। नहीं, देखिए, बाकी सब लोग जो हैं वो स्क्रीन प्ले में शामिल है। डायलॉग का गुनाहगार मैं अकेला हूँ। जी जी जी। आपको क्या लगता है कि क्या कोई मिल गया से हिंदुस्तान में विज्ञान फंतासियां जिसको कहेंगे, साई फाई फिल्मों का और कंप्यूटर ग्राफिक्स से लोडेड फिल्मों का दौर शुरू होता है? इस मायने में इस फिल्म को मील का पत्थर माना जाना चाहिए। बिल्कुल माना जाना चाहिए, क्योंकि देखिए उस वक्त तक हमारे सामने कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं थी। मुझे उस वक्त भी ये बात मैंने कही थी और आज भी मैं ये शेयर करूंगा अपने सुनने वालों के साथ कि जब हम जादुई फिल्मों को एक्सेप्ट करते आए हैं बरसों से, मतलब हमारी जो शुरू की फिल्में हैं जिसमें हनुमान उड़ रहे हैं और सप्सपरी जो है वो पर फैला के नीचे उतर रही है और देव जो है वो अपनी हथेली के ऊपर हसीना को लेके खड़ा हुआ, ये सब हमने एक्सेप्ट किया है। जी, फणी मजूमदार वाली सारी की सारी वाडिया की सारी फिल्में। जी जी। लेकिन उसी चीज का साइंटिफिक वर्जन आप कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, कैसे मुमकिन है? तो ये होना ही था, ये बिल्कुल एक नेचुरल आउटकम है, क्योंकि हमारा जहन जो है वो उसके खिलाफ नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। सिर्फ ये कि बात को आप सलीके से कहिए, ठीक से कहिए। अभी लोग घोड़ा उड़ाते थे तो साफ लगता था कि साहब ये घोड़ा जो है ये लकड़ी का घोड़ा है और बेचारा सीधा सीधा चला जा रहा है। जी जी जी। ये इस फिल्म में ऐसा नहीं है। ये उसके बाद जब क्रिश बनी, मैं समझता हूँ कि क्रिश बहुत कामयाब फिल्म है और उसमें जो सीजी है, आज हमारी टेक्निक भी बहुत आगे बढ़ गई है। आप एक पुराने कैमरामैन थे, इस वक्त मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, जब मैं नया फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो वो मुझे मिले थे। तो वो वाडिया के यहाँ JBH वाडिया जो थे, जो ये जादुई फिल्में बनाते थे जी, उनके यहाँ वो कैमरामैन थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि घोड़ा उड़ाना सबसे आसान काम था। मैंने कहा साहब वो कैसे? जी। कहने लगे भाई वो ऐसा था कि कुर्ला में एक ब्रिज हुआ करता था। कुर्ला, यूं कहना चाहिए कुर्ला ईस्ट और कुर्ला वेस्ट को वो मिलाता था। जी।
तो कुछ ये वैसा ब्रिज रहा होगा जैसे जिसको हम आज के ज़माने में फ्लाईओवर कहते हैं। तो कैमरा नीचे रख दिया और घोड़ा जो था वो उसको अपने उस ब्रिज के ऊपर दौड़ा दिया और बाद में लेबोरेटरी में उसका जो ब्रिज था वो गायब कर दिया गया, उस पे क्लाउड डाल दिए गए। तो ये तो हर जमाने से होता आया है। वो भी एक तरह की साई-फाई थी उनके लिए। वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन आज भी हम कर रहे हैं। और हैरत ये तो होती थी कि उस ज़माने में लोग जहाँ टेक्निक नहीं थी, जहाँ लोगों के पास ना अच्छे कैमरे थे, ना अच्छा ऑडियो का बंदोबस्त था, ना सीजी का, तो और कंप्यूटर नाम की तो कोई चीज़ पैदा ही नहीं हुई थी तब तक। जी हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी लोग पीछे नहीं हटते थे और करते थे। और आज तो हमारे पास बहुत कुछ है, हमें करना चाहिए और कर रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? हाँ, ये बुरी तरह से चीख रहा था। लगता है इसे भूख लगी होगी। इतनी सारी चीज है, कुछ नहीं खाता। कुछ और खाता होगा। तुम क्या खाते हो? शीशा, लकड़ी, जाली, रोशनदान। नहीं रोहित, ये कुछ और कहना चाहता है। हवा, किरणें, धूप। धूप? अरे ये तो बोलता भी है। ये तो समझता है हमारी बातें। इसका मतलब पाउस होने के अलावा ये बहुत इंटेलिजेंट भी है। हाँ, मगर ये धूप कैसे खा सकता है? धूप कोई खाने वाली चीज थोड़ी है। हम जो खाते हैं उससे हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। हो सकता है इन्हें धूप से शक्ति मिलती हो। इस फिल्म का सबसे इंटेंस सीन आपको कौन सा लगता है? आपने जरा मुश्किल सवाल कर दिया। मैं कह नहीं सकता कि वो सीन कौन सा है, लेकिन दो सीन मुझे परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत अच्छे लगे थे। एक सीन जब वो अपने टीचर को कहता है बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, वो परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे उसकी जो ऋतिक की जो इन्वॉल्वमेंट है, जो इंटेंसिटी है, वो बहुत बड़े गजब की है। मासूम बच्चा किस तरीके से रिएक्ट करता है अपने बड़े की किसी गलती के ऊपर, कि डरा हुआ भी होता है, कहना भी चाहता है और रिपरकशंस के बारे में भी सोच रहा है, उसके कुछ एप्रीहेंशंस भी हैं, फिर भी कह रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक साथ दिखाई देती हैं। वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। कंप्यूटर का घंटा है, इसमें बड़ा टंटा है। रोहित तू रुक जा, रावण से छुप जा, देखेगा तो डांटेगा टन टनाटन। अब कैसे डांटेगा? अब तो मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ। अरे रोहित, तेरा चश्मा कहाँ है? घर बुलाया क्या? भूला नहीं, छोड़ा। आज सुबह उठा, सब कुछ दिख रहा था। क्या बात करता है? और नहीं देखा। अच्छा एक मिनट, तू ये पढ़ के बता कि चतुर्वेदी सर ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं? If a turntable rotates through 720 degrees in 1 second, how many rotations does it take in 1 minute? बॉयज, इसका आंसर लिखिए। rotations in 1 minute. ये आंसर किसने दिया? रोहित, तुमने 10th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम ज़बानी सॉल्व कर दिया? जी। अंदर आओ। ये तुम्हारा अंदाजा था या? क्या मेरा आंसर राइट था सर? एकदम राइट था, पर ये तुमने सॉल्व कैसे किया? पता नहीं सर, पढ़ते पढ़ते अपने आप आ गया। रोहित ने, आई कांट बिलीव इट। मैं भी बिलीव नहीं कर सकता सर, मगर फैक्ट यही है। कहाँ है रोहित? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हारे बस का नहीं है कंप्यूटर, जाकर लोहारी या सुतारी सीखो। बार बार आ जाते हो और बार बार मुझे तुम्हें इंसल्ट करके बाहर निकालना पड़ता है। मिस्टर माथुर, स्टूडेंट से इस तरह बात करते हैं क्या? फादर, इस लड़के का IQ एकदम 0 है। इसे किसी टीचर की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत है। आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा बताओ, किसी पर्टिकुलर फाइल को खोले बगैर विंडो के एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कॉपी कैसे किया जाता है? मिस्टर माथुर, आप इसे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में जाकर क्लिक कीजिए। जब विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाए तो कर्सर को उस फाइल पर ले जाकर राइट क्लिक कीजिए, फिर बिना बटन छोड़े दूसरी ड्राइव में ले जाकर बटन छोड़ दीजिए। आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी सर। इट्स राइट, इट्स एब्सोल्युटली राइट। यस। हाउ डू यू नो दिस? आपने कहा था ना सर कि अपने बाप से सीख के आओ। मैं अपने पापा से सीख के आया सर।
आप तो एक टीचर हैं सर, आपके ऊपर हजारों बच्चों की जिम्मेदारी है। उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का बढ़ावा देना चाहिए सर। कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है। इसलिए जो दिमाग कर सकता है वो आपका कंप्यूटर नहीं कर सकता सर। दुनिया में किसी आदमी को छोटा मत समझिए सर, क्योंकि हर छोटा कभी ना कभी बड़ा जरूर हो जाता है सर। दूसरा ये कि ऋतिक बहुत अच्छा डांसर है, बहुत उसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बड़े गजब की है जी। और डांस जो उसने 2-3 किए हैं वो बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे डांस हैं। बदला नहीं जो बदल सकता है, पर्दे के गिरते ही पर्दे के उठते ही बदला नहीं जो बदल सकता है। ये कच्चा नहीं, कुछ भी पक्का नहीं, कुछ भी होता है जो सबके लिए। और एक वो सीन उसका बहुत अच्छा है जब वो जादू जा चुका है और उसकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी है, और जो वो जिस तरीके से वो परफॉर्म करता है अपनी उसकी जो कि मैं फिर वापस वैसे ही हो गया हूँ, वो मुंह से नहीं बोल रहा है लेकिन ये कि उसका जो एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका वो जो है वो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो साहब बड़ी देखने में बड़ी आसान लगती हैं। तो कौन सा कमाल है साहब जी जी। लेकिन ये कि परफॉर्मर के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है, बेहद ये तलवार की धार पे चलने वाली बात होती है जी, कि जहाँ एक ऐसी फीलिंग को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट इनविजिबल है। बहुत सही बात है, बहुत बहुत अहम बात आपने कही है ये। इस लिहाज से ऋतिक रोशन कोई मिल गया और क्रिश दोनों में काफी स्कोर करते हैं। बिल्कुल, वो करना भी चाहिए। ही इज अ वेरी गुड एक्टर। आई थिंक ही शुड, ही विल गो प्लेसेस। फिर पेड़ हो गया? हाँ। मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। वो टीचर बहुत खराब है माँ। मैं इतना पढ़ता हूँ, सब कुछ याद करके जाता हूँ, फिर भी वो मुझे फेल कर देता है। बाकी सबको पास कर दिया। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, फिर किसको फेल करेगा? नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। इस बार और दिल लगा के पढ़ना रोहित, पास हो जाएगा। नहीं, मेरी क्लास में सब नए लड़के आएंगे माँ, वो फिर मुझे छेड़ेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, कोई लंबू बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। फेंक दो ये बुक्स, नहीं चाहिए मुझे। आप ये कैसी बातें कर रही हैं मिसेस मेहरा? रोहित को प्रमोट करके 7th पे भेजना तो दूर की बात है, उसे तो स्कूल में भी नहीं रखना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए अलग स्पेशल स्कूल होते हैं। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं जाने माने फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी। उजाले उनकी यादों के। जावेद साहब, 2 फिल्मों की बातें इस गुफ्तगू के आखिर में करना चाहता हूं, मम्मो और दूसरी फिल्म है जुबैदा जी। इन दोनों का जिक्र इसलिए कि श्याम बेनेगल का जिक्र होता है, और इसलिए भी कि आपका ताल्लुक श्याम बेनेगल और सत्यजीत रे जैसे डायरेक्टर्स से भी उतना ही गहरा रहा है जितना कमर्शियल सिनेमा के साथ। जी, मैं चंद लोगों में से हूँ, बल्कि चंद क्या, मेरा ख्याल है अकेला ही हूँ कि जो 2 घोड़ों पे एक साथ सवारी कर सकते हैं। शुरुआत से शतरंज के खिलाड़ी से की है आपने। अब मैं क्या करूँ। अच्छा, मुझे बहुत से लोगों ने ये सवाल किया यूनुस साहब कि आप कैसा कर सकते हैं ये, आप
एक तरफ एक हार्ड कोर कमर्शियल फिल्म लिखते हैं मनमोहन देसाई के लिए, और दूसरी तरफ आप श्याम बेनेगल और एम एस सत्यू के लिए भी फिल्म लिखते हैं, कैसे होता है? तो मैंने उनको एक बहुत अच्छा जवाब दिया जी। मेरा ख्याल है कि आप भी वो जवाब मेरा सुन लें। जी। और वो ये है कि भैया देखो, मेरा दिमाग जो है वो बिल्कुल एक टेप रिकॉर्डर की तरह है, उसमें जो टेप होगा वही बजेगा। जी हाँ। तो जब मैं फिल्म लिखता हूँ तो मुझे इससे कोई बहस नहीं होती कि वो क्या है, मैं अपने आप को उसके अंदर शामिल कर देता हूँ। फिर मैं उसी तरह सोचता हूँ जिस तरह वो फिल्म सोचती है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर मुझे ये बिल्कुल याद नहीं रहता कि मैंने इससे पहले क्या फिल्म लिखी थी और इसके बाद में क्या फिल्म लिखने वाला हूँ, या मेरा अपना भी कोई अस्तित्व है। जी नहीं। वाह वाह। मैं सिर्फ एक नरेटर हूँ, मुझे एक कहानी कहनी है। कहानी क्या है वो जुरिस्डिक्शन मेरा नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो बहुत ईमानदारी के साथ कहानी कह देना ये मेरा काम। तो उसमें श्याम बेनेगल साहब हों या सत्यू साहब हों या सत्यजीत रे साहब हों, कोई भी हों, या हमारे दोस्त खालिद मोहम्मद हों जिन्होंने फिजा बनाई थी। जी हाँ। श्याम के बारे में मेरी राय जो है वो ये है कि मेरा ख्याल है 2 किस्म के डायरेक्टरों से मेरा पाला ज्यादा पड़ा है। 2 किस्म। एक वो डायरेक्टर होते हैं जिन्हें ये नहीं मालूम होता है कि उन्हें क्या चाहिए। वो आपसे पूछते हैं कि भाई देखो ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट है, अब आप बताइए कि हम क्या करें और क्या होना चाहिए। दूसरे किस्म के डायरेक्टर वो होते हैं जिन्हें एग्जैक्टली मालूम होता है कि उन्हें क्या चाहिए, और वो एक आपके सामने एक डिमांड चार्ट रख देते हैं और आपको वो फिलअप करके दे देना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जी। तो श्याम बेनेगल जो हैं वो दूसरे किस्म के डायरेक्टर हैं कि उन्हें एग्जैक्टली मालूम है कि उन्हें क्या करना है, और वो आपसे कहते हैं देखो मुझे ये चाहिए, तो आप उनके बनाए हुए जो स्केचेस हैं उनमें रंग भर के आप उनको दे देते हैं। सही है। ममो के बारे में मैं आपसे ये कहूँ, वो खालिद की कहानी है, खालिद मोहम्मद की। एक ट्रायलॉजी का हिस्सा है। मैंने सुना है कि 3 ऐसी कहानियां थीं जो कहीं ना कहीं से बायोग्राफिकल हुआ करती थीं, तो इसलिए 3 फिल्में उन कहानियों पर बनाई गई। जी, ये खुद खालिद मोहम्मद का कहना है कि मम्मो, सरदारी बेगम और जुबैदा, ये ट्रिलॉजी का एक हिस्सा है। मम्मो का जहाँ तक ताल्लुक है, वो एक बड़ा अहम सवाल खड़ा करती है। ये सवाल 60 साल पहले भी बड़ा रेलेवेंट था, ये सवाल आज भी उतना ही अहम है। बहुत सही। और वो सवाल है हम और हमारे पड़ोसी देश के साथ हमारे रिलेशंस। बदनसीबी हमारी ये है कि हम दोनों की मिट्टी एक है, हम दोनों का पानी भी एक है, क्योंकि दरिया इधर से उधर आते हैं और जाते हैं। हमारी हवा भी एक है, हमारी बोली भी एक है, पहनावा भी एक है, लेकिन उसके बावजूद हमारे बीच में इतनी दूरी है। वो क्यों है? वो औरत जिसे न कानून समझ में आता है, जिसे न कोई सियासत समझ में आती है, वो ये सवाल पूछती है कि भाई मेरी क्या सजा है, ये मुझे ये सजा क्यों दी जा रही है कि मैं जहाँ रहना चाहती हूँ वहाँ मैं इसलिए नहीं रह सकती कि मैं कुछ दिन के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाके रहने लगी थी, या मैं किसी वजह से दूसरे मुल्क में चली गई थी, आज मैं अपने मुल्क में वापस आना चाहती हूँ, तो व्हाई आई एम नॉट परमिटेड टू। ये बड़ा अहम सवाल है, और ये हजारों लोग, मैं पाकिस्तान बहुत बार जा चुका हूँ, वहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने यही सवाल मुझसे किया। हिंदुस्तान में हम लोग भी ये सवाल करते हैं। आज सिंधियों से आप पूछिए, वो अपने वतन वापस जाना चाहते हैं, रहने के लिए नहीं जाना चाहते, लेकिन जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी सियासत हमको अलाव नहीं करती। मम्मो भी एक ऐसी कहानी। या अल्लाह, ये तुम मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? मैंने अपने बच्चे को खुदा हाफिज़ भी नहीं कहा, सबके कपड़ों में ले आए, सारा सामान रह गया, या नमाज तक लेने नहीं दिया। कैसे जालिम हो, अरे खुदा से डरो। तो हमारे आज की सियासत की पैदा की हुई एक बहुत ही बड़ी कमजोरी पे उंगली रखती है, इसलिए वो फिल्म मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है, और फरीदा जलाल ने उसमें बहुत अच्छा काम किया। बेटे, जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका तजुर्बा ना हो तो अच्छा है। कौन सी बातें? जैसे जीते थी जहन्नुम देख लेना। तुमने जहन्नुम देखा है? हाँ बेटा, इन्हीं आंखों से देखा है। खुदा वो वक्त फिर कभी ना दिखाए। मैं और तुम्हारे नाना, अल्लाह उन्हें बख्शे, रातों रात सब कुछ छोड़कर, हाथों में जेबों में जो आ सका वो लेकर पाकिस्तान जा रहे थे। हमें दूसरे मुहाजिरों के साथ बॉर्डर तक ले जाया गया। वहां से पैदल, क्या जमाना था, कयामत थी, कयामत। आग, खून,
लूटमार, लाशें, चीखें, रोंगटे खड़े हो जाते थे। हम 400-500 जन थे। इधर से उस पार जा रहे थे, उधर से इस पार भी उतने ही आ रहे थे। यहाँ से जाने वाले मुसलमान थे, वहां से आने वाले हिंदू और सिख, मगर विपता सबकी एक थी। अपना वतन, अपनी जमीन करबला बन गई थी मौला। एक औरत थी, मेरे साथ साथ चल रही थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, सीने से लगाए थी नामुराद। एक बच्चा गोद में ही ठंडा हो गया। कफन दफन जनाजे के लिए वक्त ही किसके पास था। एक नदी आई तो लोगों ने कहा, मुर्दा बच्चे को पानी में डाल दो। वो दुखिया थी, लाचार, अपने होश में ही नहीं थी। उसने जिंदा बच्चा पानी में फेंक दिया और मुर्दा बच्चा छाती पे लगा रहा। उसकी वो फटी फटी आंखें आज भी याद है, और उसकी वो चीख। ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा? और बहुत कुछ देखा बेटे। नानी, मैं इन सब के बारे में लिखूंगा। लाइफ के बारे में? श्याम बेनेगल ने उसे बड़ी ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी, हालांकि वो बाकी फिल्में बड़ी ईमानदारी से बनाते हैं, लेकिन कभी कभी डंडी भी मार लेते हैं, लेकिन यहाँ जी, ये फिल्म उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ बनाई। और वही मेरा ख्याल है कि इतनी छोटी सी फिल्म, आप खुद बताइए कि जिस फिल्म में कोई स्टार ही ना हो, उस फिल्म को हम यहाँ बैठ के मेंशन कर रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये उस फिल्म के लिए सबसे बड़ी क्रेडिट की बात है। उस फिल्म की खूबी यही है कि वो आपके दिल को छूती है और एक बहुत अहम सवाल की तरफ उंगली उठाती है। काश वो फिल्म हमारे पॉलिटिशियंस भी देखते और इस प्रॉब्लम को सीरियसली टैकल करने की कोशिश करते कि हमारे आपस के रिलेशंस जो हैं वो 2 लेवल पर है, एक पॉलिटिकल लेवल पर, एक पब्लिक लेवल पर। पॉलिटिकल लेवल पर आप एक दूसरे का सर फोड़ते हैं या नहीं फोड़ते हैं, वो एक अलग कहानी है, लेकिन जनता जनार्दन ने क्या किया है, बहुत सी उनके रिश्ते क्यों तोड़ रहे हैं आप, तो वो एक बहुत है। दूसरी फिल्म आपने बात की उसकी जुबैदा की। जी जावेद साहब, जुबैदा की बात हम करते हैं उससे पहले मम्मो में वनराज भाटिया ने जगजीत सिंह की आवाज में एक खूबसूरत गाना बनाया था, उसको सुन लेते हैं। फौरन सुनवा दीजिए। ये फासले तेरी गलियों के हमसे तय न हुए। बहुत ही उम्दा गाना, बहुत सुना, फौरन सुनवा दीजिए। ये फासले तेरी गलियों के हमसे तय न हुए, ये फासले तेरी गलियों के हमसे तय न हुए, हजार बार रुके हम, हजार बार चले, हजार बार रुके हम, हजार बार चले। न जाने कौन सी मट्टी वतन की मट्टी थी, न जाने कौन सी मट्टी वतन की मट्टी थी, नजर में भूल जिगर ले लिए गुबार चले, हजार बार रुके हम, हजार बार चले, हजार बार रुके हम, हजार बार चले।
कैसी सरहदें उलझी हुई पैरों ये कैसी सरहदें उलझी हुई पैरों हम अपने घर की तरफ उठ के बार बार चले हजार बार रुके हम हजार बार चले हजार बार रुके हजार बार चले रास्ता कहीं ठहरा न मंजिलें ठहरी न रास्ता कहीं ठहरा न मंजिलें ठहरी ये उम्र उड़ती हुई गर्द में गुजार चले हजार बार रुके हम हजार बार चले हजार बार रुके हजार बार चले ये फासले तेरी गलियों के हमसे तय न हुए हजार बार रुके हम हजार बार चले हजार बार रुके हम हजार बार चले उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं जाने माने फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी। उजाले उनकी यादों के। जुबैदा की बातें हो रही थी। तो जुबैदा, देखिए जुबैदा जैसा कि आपने कहा ट्रिलॉजी का एक हिस्सा है। उस फिल्म में ड्रामा काफ़ी है, उस फिल्म में कहानी बहुत खूबसूरती से अनफोल्ड होती है। खालिद साहब ने बड़ी मेहनत से बड़े प्यार से लिखा है उसको, नो डाउट। जो एम्बियंस शाम ने क्रिएट किया है, जो माहौल उन्होंने रजवाड़ों का और उनके रिलेशंस का, उनकी फीलिंग्स का जो क्रिएट किया है, वो बड़े कमाल का है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसकी सबसे कमाल की चीज़ जो है वो है रेखा। क्या बात है। वो एक अजीबोगरीब कैरेक्टर है जो एक ही वक्त में 3-4 डिफरेंट लेवल्स पे जिंदा है। बहुत सी। वो एक बीवी है जिसे मालूम है कि उसका शौहर नहीं है। वो एक राजकुमारी है जिसे ये मालूम है कि मुझे अपनी डिग्निटी हर कीमत पर रखनी है। वो एक औरत है जिसकी कुछ औरतों की एक निसाई ज़रूरतें हैं, उसकी इमोशनल ज़रूरतें हैं, जज्बाती डिमांड्स हैं उसकी जो पूरी होनी चाहिए। रेखा ने जिस तरीके से उन तीनों चारों लेवल्स को परफॉर्म किया है, जिस तरीके से पेश किया है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि अच्छा एक्टर वो होता है जो बगैर जबान खोले हुए, बगैर डायलॉग राइटर की मदद के आपको ये बता दे कि वो क्या फील कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, उस पर क्या गुजर रही है। वो काम उसने बहुत अच्छा किया। इसमें कोई शक नहीं कि करिश्मा ने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल, आई हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल, बहुत अच्छा काम किया उसने। एक पैम्पर्ड लड़की है, लेकिन वो फिल्म जो है वो रेखा की फिल्म, नाम भले चाहे उसका जुबैदा हो। और शाम साहब की एक बड़ी जो अच्छी बात है वो ये है कि वो कैरेक्टर्स में जो लेयर्स होते हैं उनको वो निकाल लाते हैं। वो दिखाई देने लगते हैं वो लेयर्स, जो हर डायरेक्टर के बस की बात नहीं होती जी। और इसलिए जुबैदा राइटिंग के लेवल पे भी बहुत अहम है। वो इस ज़माने में एक पीरियड फिल्म का बनाना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि बकौल शाम के
आप राजस्थान जाइए तो ये समझ में नहीं आता कैमरा कहाँ रखें। इसलिए कि हर तरफ तो टेलीफोन के और बिजली के तार दिखाई देते हैं। जी जी। उसके बावजूद आप अपने लिमिटेशंस के बावजूद अगर एक अच्छी फिल्म, एक खूबसूरत फिल्म, लिमिटेड बजट की फिल्म अगर आप बना सकते हैं तो बहुत बड़ी बात। धीमे धीमे गाओ, धीरे धीरे गाओ, हौले हौले गाओ, तेरे लिए पिया। धीमे धीमे गाओ, धीमे धीमे गाओ, धीरे धीरे गाओ, हौले हौले गाओ, तेरे लिए पिया। गुनगुन मैं गाती जाऊं, चुन चुन पायल छनकाऊं, सुन सुन कब से दोहराऊं, पिया पिया पिया। गुलशन महके महके, ये मन बहके बहके, और तन बहके बहके, क्यों है बता पिया। मन की जो हालत है ये तन की, जो रंगत है ये तेरी मोहब्बत है ये पिया पिया पिया। गुनगुन मैं गाती जाऊं, चुन चुन पायल छनकाऊं, सुन सुन कब से दोहराऊं, पिया पिया पिया।
कितने चैलेंजेस होते हैं श्याम बेनेगल के साथ लिखने में? एक लेखक के तौर पर कितने डिमांडिंग डायरेक्टर हैं वो? उनका नाम हंटर वाला होना चाहिए। मैंने जब उनके लिए कुछ एपिसोड्स लिखे अपने, उनका एक बहुत मशहूर सीरियल था भारत एक खोज जी, उसके कुछ एपिसोड्स मैंने भी लिखे। वाह। तो मुझे उनका जो डिमांडिंग नेचर था वो तब मुझे ज्यादा सही तरीके से समझ में आया कि यह साहब जो हैं, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होती है उनके साथ काम करने में। उसकी वजह यह कि जैसा मैंने पहले कहा आपसे कि उनको ये मालूम है कि उन्हें क्या चाहिए, तो वो समझाते थे आसानी से, देखो भाई मुझे ये चाहिए। अच्छा, आपको ताज्जुब होगा कि दुनिया का इतना बड़ा डायरेक्टर सत्यजीत रे जो है, उसके ये अल्फाज हैं, कोट अनकोट मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आई डोंट नो व्हाट आई वांट बट आई सर्टेनली नो व्हाट आई डोंट वांट। क्या बात है साहब, वाह वाह वाह। तो इनका उल्टा है, ही सर्टेनली नोज व्हाट ही वांट्स। डिमांडिंग होते हुए भी जी, और अपना हंटर भड़काने के बावजूद भी चूंकि सही डायरेक्शन देते हैं, सही बात समझा देते हैं, तो कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन जो उन्हें चाहिए वही चाहिए। बहसबाजियों की गुंजाइश होती है? अगर आपकी हिम्मत है तो कीजिए। जी, आपने ऐसी हिम्मत कितनी बार की है? नहीं, श्याम इज ए वेरी नाइस मैन, वेरी गुड फ्रेंड एंड ही इज ए डार्लिंग। सो उनको तो बहस करने के बजाय उनको छेड़ने में ज्यादा मजा आता है। अगर आप उनको छेड़ दीजिए तो फिर वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए। हालांकि ये अलग बात है कि आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू पहले से समझे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद द वे श्याम टैकल्स, रेफरेंसेस के भंडार हैं। ही इज ए वंडरफुल पर्सन। जावेद साहब, मैंने कहा तो ये था कि ये आखिरी सवाल था, लेकिन अब सवाल बढ़ गए। शतरंज के खिलाड़ी की चर्चा किए बिना एक बार फिर से, जबकि इससे पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी तब भी हुई थी, लेकिन आज फिर लगता है कि जब इतनी सारी बातें हुई तो हम शतरंज के खिलाड़ी की भी बातें कर लें। सत्यजीत रे से आपकी मुलाकात वाला किस्सा तो हमारे पास है, और पहले वो हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा ख्याल ये है कि मिरेकल कह लेना चाहिए, एक फोन आया मेरे पास। मेरी एक दोस्त हैं शमा जैदी, जो अच्छी राइटर हैं और काफी अच्छी अच्छी फिल्में लिखी हैं, ज्यादातर श्याम बेनेगल के साथ। श्याम बेनेगल की, MS सत्यू की बीवी हैं वो, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उनका फोन आया कि सत्यजीत रे तुमसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने उसको मजाक में उड़ा दिया, क्योंकि सत्यजीत रे को भला मुझसे मिलने की क्या जरूरत पेश आई थी, इसलिए कि ना मैं उनसे कभी मिला जिंदगी में, ना वो मुझसे मिले, कोई सवाल पैदा नहीं होता। मैं समझा ये शमा बीबी जो हैं यूं ही मजाक कर रही हैं मुझसे। लेकिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि देखो, इतने बड़े आदमी को इन्वॉल्व करके मजाक तो मुझे नहीं लगता कि किया गया होगा, आप इंक्वायरी क्यों नहीं करते हो? तो मैंने पूछा तो पता चला कि नहीं, वो बॉम्बे में है और एक होटल में ठहरे हुए। तो मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गया, कुछ परेशान भी था, नर्वस भी था कि किस सिलसिले में मुलाकात है। अच्छा, शमा तब तक गायब हो गई, पता नहीं कहाँ, उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो साहब वो हादसा यूं हुआ कि मैं, यहाँ एक होटल है 5 स्टार, उसमें गया और मैंने फ़ोन किया नीचे लॉबी से। तो सत्यजीत रे ने खुद उठाया फ़ोन। मैंने कहा साहब मैं जावेद सिद्दीकी बोल रहा हूँ और मुझे बताया गया है कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। तो उनकी एक बड़ी बूमिंग वॉइस थी, बड़े ज़ोरदार तगड़ी आवाज़, और ख़ुद भी माशाल्लाह काफ़ी लंबे थे। मेरा ख्याल है कि 6 फीट 3 इंच तो उनका कद रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ तुम फ़ौरन ऊपर आ जाओ। तो मैं ऊपर गया, दरवाज़ा उन्होंने खोला, और मुझे जिस तरह आप सोच सकते हैं कि एक छोटा आदमी एक लंबे आदमी को किस तरह देखता है, वैसे मैंने सर उठा के उन्हें देखा, और कमरे में अकेले थे, वो बुलाया मुझे और बहुत देर तक वो मुझे देखते रहे। उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग आदत थी कि वो कुछ ना कुछ चबाते रहते थे। मिसाल के तौर पर रुमाल है तो रुमाल चबाते रहेंगे, अगर रुमाल नहीं है तो चश्मे की एक टांग जो है वो मुंह में चबाते रहेंगे। उनकी तस्वीरें भी हैं इस तरह। हाँ, बहुत उनकी आदत थी। तो वो मुझे देखते रहे तकरीबन कोई, मेरा ख्याल है कोई 1 मिनट तक। तो फिर मैं थोड़ा नर्वस हो गया, तो मैंने कहा कि सर मैं आया हूँ। कह लगे हाँ, मुझे बताया गया है कि तुम बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हो, और कहने लगे आई कैन सी यू एंड यू आर राइटिंग द डायलॉग फॉर माई फर्स्ट हिंदी फिल्म। तो ये है मेरी छोटी सी कहानी। अब ये सोच लीजिए
कि 1 मिनट और 30 सेकंड में मेरी पूरी जिंदगी ने एक अबाउट टर्न मार दिया, जैसा फिल्मों में होता है। नहीं, मेरा ख्याल है कि फिल्मों से ज़्यादा फास्ट हुआ, इसलिए कि फिल्मों में तो हम थोड़ी सी भूमिका भी बांध देते हैं, लेकिन यहाँ तो भूमिका भी की गुंजाइश नहीं थी और बस हो गया एकदम। मैं वहाँ से निकला सरकार और इतना घबराया हुआ था कि पसीना पोंछता हुआ फौरन मैं कोलाबा से जुहू तक भागता हुआ गया और वहाँ मैंने शमा जैदी को पकड़ा और उनसे कहा कि बीबी मुझे ये बताइए कि डायलॉग कैसे लिखे जाते हैं। तो मैंने और शमा ने टीम तब बनाई अपनी डायलॉग राइटर्स की, जिसने बहुत सी फिल्में साथ में लिखी, मेरा ख्याल है 1 दर्जन से ज़्यादा जी। और ये मेरी शुरुआत है कहानी की। अब इससे आगे का किस्सा सुनाइए। उससे आगे तो फिर 1.5 साल की कहानी है, आपके पास इतना वक्त है? जी जी। देखिए, उसके आगे का ये है कि मैं इतना कह सकता हूँ कि सत्यजीत रे से मैंने बहुत कुछ सीखा। कम से कम फिल्म क्या होती है ये समझ जरूर आई, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अनाड़ी था, जैसा कि मैंने पिछले मुर्ता भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि मेरा फिल्मों के साथ उस किस्म का एक्सपोजर कभी हुआ ही नहीं। लेकिन ये बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि सत्यजीत रे कहते थे कि मुझे क्या चाहिए वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या नहीं चाहिए वो मुझे मालूम है। ये बहुत बड़ी सिफत है, ये बहुत बड़ा हुनर है, ये जानना कि आपको क्या नहीं चाहिए। ये मैंने उनसे सीखा। ना कहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जी, इसलिए कि आप किसे निगेट कर रहे हैं, आप खुद को निगेट कर दें। जब हम लिखते होते हैं तो सवाल हमारे अंदर से आते हैं, बाहर से नहीं आते। बहुत सही, बहुत सही। उन सवालों में से मुझे सही जवाब ढूंढना और बाकी सवालों को ना कहना, इसका सलीका मुझे आना चाहिए। ये सलीका सत्यजीत रे ने सीखा और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी देन है। चल मेरे प्यारे, बिस्मिल्लाह। हुजूर, जवाई टोले के मुंशी नंदलाल तशरीफ लाए हैं। ले आओ ना। आइए आइए मुंशी साहब। तस्लीमात तस्लीम तस्लीम। बड़े दिनों बाद याद फरमाया। मुंशी साहब, अभी अभी आपका जिक्र हो रहा था, बड़ी उम्मीद पाई है आपने। जरा नवाजी है हुजूर की। कहीं मैं मुखिल तो नहीं हो रहा? मुखिल कैसी बातें कर रहे हैं आप आए तो ध्यान कहीं और जा ही नहीं सकता। जी हाँ, आप तशरीफ रखिए ना। नवाजिश। हाँ, बाजी शुरू होने वाली है। जी दरअसल तब तो मुझे चलना चाहिए। आवा नहीं, ऐसी क्या बात है? मुझे हम तो कब से खेल रहे हैं, ये चौथी बाजी है आज। अच्छा जी, आप बैठे भाई। वाह 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 वाह, बादशाहों का खेल है हुजूर, खेलों का बादशाह। मुझे तो फख्र होता है कि ये हिंदुस्तान की इजाद है। वाकई? जी, ये ईरान से नहीं आया? जी नहीं, हिंदुस्तान से गया और विलायत तक पहुंचा। खूब, आप तो शातिर निकले। आप लोग हिंदुस्तानी वजह से खेल रहे हैं ना? कोई और वजह भी है? जी हाँ, अंग्रेजी वजह। अब ये शतरंज भी कंपनी की अमलदारी में आ गई क्या? खूब खूब। वैसे मैंने ला मार्टिने के कॉलिन साहब से सीखी है। मैं उन्हें उर्दू फारसी पढ़ाने जाता हूँ ना। अच्छा अच्छा मुंशी साहब, ये दोनों वजहों में फर्क क्या है? नवाज साहब, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ये आपका वजीर जो है वो अंग्रेजी खेल में क्वीन यानी मलिका कहलाता है, और दोनों आमने सामने रहती हैं। और प्यादा पहली चाल में 2 घर चल सकता है। 2 घर? जी हाँ, 2 घर। और मुखालिफ सिरे पर पहुंच जाए तो मलिका बन जाता है। कमाल करते हैं ये अंग्रेज भी। मगर इन तब्दीलियों से फायदा? बाजी झटपट खत्म हो जाती है। क्यों? उन्हें हमारा खेल सुस्त लगता है क्या? जी हाँ, उन्हें हमारी सवारियां भी सुस्त लगती हैं, इसीलिए तो रेलगाड़ियां आने वाली है। और तार? जी हाँ, तार घर तो कब के आ गए, लेकिन मुझे एक आंख भी नहीं भाती। क्यों? बुरी खबरें जो फौरन पहुंच जाती हैं। बुरी खबरें? आपने कुछ सुना नहीं? हम सुनते कुछ नहीं मुंशी साहब, खेलते हैं। मीर साहब, हंसने से बला नहीं टलेगी। सुना है कंपनी बहादुर अवध पे कब्जा करने वाली है। आज जब मैं कोई स्क्रिप्ट उठाता हूँ तो मैं उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता कि वो कमर्शियल है या नॉन कमर्शियल है, इसके स्टार्स जो हैं वो कौन से किस क्लास के हैं, ए क्लास के हैं कि बी क्लास के हैं कि या न्यू कमर्स के साथ बन रही है। मैं उसमें जो चीज़ें एवेल्युएट करने की कोशिश करता हूँ वो ये है कि इसमें कहानीपन कितना है, इसमें ड्रामा कितना है, इसका कॉन्फ्लिक्ट कितना मजबूत या कितना कमज़ोर है, और इसका फोकस कहाँ है कहानी का।
ये बातें अगर मेरी समझ में आ जाती हैं तो मुझे कहानी लिखते हुए कोई परेशानी नहीं होती, चाहे मैं उसके डायलॉग लिख रहा हूँ या स्क्रीन प्ले लिख रहा हूँ या खुद कहानी बना रहा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए कि मुझे मालूम है कि मुझे कहाँ जाना है। और ये जानना कि कहाँ जाना है, उसका सलीका जो आया है वो सत्यजीत रे के साथ रहने में, उनको देखने में और उनकी अप्रोच में आया। जब वो, उनकी एक आदत थी कि वो अपने हर शॉट का एक स्केच बनाया करते थे, मतलब स्टोरी बोर्ड का आइडिया तो बाद में आया, सत्यजीत रे उस पर पहले से अमल करते थे। जी जी। तो उनका स्टोरी बोर्ड होता था पूरा, तो उस स्टोरी बोर्ड को देख के ये अंदाजा हो जाता था कि वो आदमी क्या सोच रहा है, उसका शॉट क्या है। मैं स्टोरी बोर्ड नहीं बनाता हूँ, मैं स्केच भी नहीं बनाता हूँ, मैं बना ही नहीं सकता, मैं बहुत बुरा पेंटर हूँ, लेकिन वो स्केच मेरे माइंड में बन जाता है, मुझे मेरा शॉट दिखाई देता है और मैं जब तक वो शॉट देख नहीं लूँ मैं लिख नहीं सकता। और इसीलिए मैं जो नए लोग हैं उनको हमेशा एक नसीहत करता हूँ कि ये गलत बात है कि फिल्म लिखने के बाद देखी जाती है, फिल्म बनने से पहले देखी जाती है। क्या बात है साहब, वाह क्या बात है। और जब वो देख ली जाती है तब लिखी जाती है। सत्यजीत रे के साथ काम करते हुए कभी ऐसा हुआ कि खींचमतान हो गई हो किसी एक मुद्दे पर, किसी एक विचार पर? हाँ, बहुत दफा हुआ, इसलिए कि अब तो खैर स्टार्स की अकड़ है, लेकिन पहले अपनी थी जी। तो और कुछ बच्चापन भी था, कम उम्री थी, तो लड़ जाने में कुछ ऐसा नहीं लगता था कि अच्छा सत्यजीत रे हैं तो होंगे, अपने घर के होंगे, हम कौन से कम है ये एटीट्यूड था जी। आज हालांकि बुरा लगता है सोच के, लेकिन ये उस वक्त तो यही था। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि ये लफ्ज़ गलत है या ये लफ्ज़ मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने उनसे कहा कि साहब आप कैसे कह सकते हैं कि ये लफ्ज़ सही है या गलत है, आपको तो लैंग्वेज आती नहीं जी हाँ, कई मर्तबा ऐसा बात उर्दू की हो रही थी और शतरंज की खिलाड़ी की हो रही है, और जो सिनेरियो है वो लखनऊ है। हाँ जी। और उनको उर्दू का एक लफ्ज़ नहीं आता, सिवाय बंगला और इंग्लिश के वो कुछ जानते ही नहीं थे। कहानी प्रेमचंद की है, बैकग्राउंड लखनऊ का है, जमाना 1857 का है, डायरेक्टर बंगाल का है, डायरेक्टर बंगाल का है, बाकी सारा यूनिट बंगाली है। उसमें मुश्किल से 2 आदमी ऐसे हैं जिन्हें यूपी और लखनऊ के बारे में कुछ मालूमात है, एक मैं, एक शमा जैदी। बिल्कुल। तो अब वहाँ हम लोगों की हालत तो अंधों में काना राजा की थी तो अक्सर झगड़े होते थे कि साहब ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो आदमी ईमानदार था, वैसे कभी उसने ना अपने फन से बेईमानी की ना मेरा ख्याल है लोगों के साथ की। जैसे मिसाल के तौर पर लास्ट सीन जो है, मुझे याद नहीं कि पहले मरतबा मैंने ये बात कही थी या नहीं कही थी, लेकिन अब कह रहा हूँ कि लास्ट सीन जो है वो ये था कि मीर और मिर्ज़ा के बीच में झगड़ा होता है, वो रिवॉल्वर चल जाता है शतरंज के खिलाड़ी में, और वो रिवॉल्वर उठा के वो फेंक देता है और रिवॉल्वर जाके एक कोने में गिरता है जहाँ फूल खिले हुए, क्यारी है फूलों की, और उन फूलों के बीच में वो तमंचा जो है वो गिर जाता है। और लास्ट फ्रेम जो था, जो शॉट था, वो ये था कि वो तमंचा जो है वो फूलों के अंदर रखा हुआ है। ये लास्ट फिल्म का शॉट था सपोज टू बी। और जब हम शूटिंग कर रहे थे तो वो दिसंबर जनवरी का था, तो वहाँ फूल ही नहीं थे, लखनऊ के मीलों तक कहीं एक फूल दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब क्या करें, और हम गांव में शूटिंग कर रहे थे, तो हमने पहले तो होशियारी दिखाई, कुछ फूल मंगाए, उनको गीली मिट्टी में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन ये कि कटे हुए फूल कितनी देर तक ताज़ा रहेंगे, वो बात तो आ ही नहीं सकती थी जी। तो मानिकदा ने कहा कि नहीं, मैं ये शॉट नहीं लूँगा। तो मैं बहुत देर तक उस पर उनसे झगड़ा करता रहा। मैंने कहा कि ये नहीं, इतना बुरा लगेगा, ऐसा थोड़ी होगा, ये शॉट बहुत अच्छा था, ये था वो था वो था। तो उन्होंने एक लाइन बोली, यू गिव मी द फ्लावर आई विल गिव द शॉट। ऐसे बहुत से झगड़े। जैसे एक जगह शतरंज की बिसात लगी हुई थी, तो शतरंज मुझे भी आती है। उन्होंने किताब देख के अपनी बंगाली की किताब निकाली शतरंज के ऊपर, फिर उसमें से सारे मोहरे उस हिसाब से जमा दिए। ऐसा लगना चाहिए कि खेल जो है वो मिडवे है, तो लगा दिया। तो मैंने देखा, मैं बैठ के देखता रहा, फिर उन्होंने बताया इसके बाद मीर ये चलेगा, मिर्ज़ा ये चलेगा, ये होगा, ये होगा, ये सारे इंस्ट्रक्शंस दे दी गई। तो मैं उसको देख रहा था बैठ के बिसात को, तो मैंने कहा मानिक ये तो बिल्कुल गलत है। क्या गलत है? मैंने कहा अगर
ये मीर साहब जो है वो इस चाल की बजाय ये चाल चल दे तो 2 चाल के बाद मात हो जाएगा। तो पूरा घूम गए वो, बहुत देर तक मेरी शक्ल देखते रहे, फिर उठे, जाके बाहर गए, पाइप सुलगाया, वापस आए, कहने लगे नो, he is not going to play what you want, he is going to play what I want. वाह वाह वाह। तो ऐसे तो ग्रेट पीपल। बड़ी आसान तरकीब है जी। बादशाह से कह दो रियाया तुमसे खुश नहीं, पैसे भरो वरना कंपनी कब्जा कर लेगी। बादशाह ने चुप मुंह पैसे भर दिए, कंपनी ने सोने के सिक्कों की झनकार सुनी, ऐतराज बंद, बादशाह बहाल, कंपनी खुश। आपको लगता है इस बार भी कंपनी को पैसा ही चाहिए? और क्या, कमबख्तों को हमेशा पैसे के लाले पड़े रहते, और करें रेल और तार पर खर्च। आपका अंदाजा सही हो सकता है मीर साहब, लेकिन मुझे लॉर्ड डेलहाउजी की नीयत पर शक है। सुना है उनकी फौज कानपुर तक आ चुकी है। यानी खुदा न खास्ता जंग छिड़ गई तो? मीर साहब जी जरा वो तलवार लाइए। तलवार? तलवार लाइए ना, जरा मुंशी साहब को दिखलाइए। अमा यूं नहीं, मियान से निकालिए। जानते हैं आप ये तलवार किसकी है? जी नहीं। मीर साहब आप ही बताइए। ये तलवार मिर्जा साहब के दादाजान मरहूम के परदादा जान की है। वो और हमारे दादा के परदादा नवाब बुरहानुल मुल्क की फौज में सबसार थे। ऐसे जीवट थे दोनों कि अवध के दुश्मन थर थर कांपते थे उनसे। नवाब ने उनकी बहादुरी और जान निसारी के इनाम में जागीरें अता की थी, और उन जागीरों पर हम उनके नगड़ पोते आज तक ऐश कर रहे हैं। आखिर ऐसा सुरमाओं का कुछ खून हमारी रगों में भी तो दौड़ रहा होगा, क्यों नहीं साहब? खैर जो कुछ भी हो, हमें शतरंज खेलने से तो नहीं रोक सकते। हम जंग की बातें कर रहे हैं, इन्हें शतरंज की पड़ी है। जावेद साहब, इतनी सारी बातें हुई कि इन सारी बातों के लिए अगर मैं आपका शुक्रिया अदा करूं तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन इतनी सारी बातें और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू के लिए तहे दिल से पूरी विविध भारती की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईमानदारी की बात यह है यूनुस साहब कि मैं आपसे बातें नहीं कर रहा था जी, अपनी यादों किताब के वर्क लौट रहा था। बहुत सही। और कुछ वर्क उसमें ऐसे थे कि जो बहुत ही जज्बाती कर रहे थे मुझको, कुछ वर्क ऐसे थे जिनको मैंने जल्दी से लौट दिया। लेकिन ये कि आपकी वजह से एक बहुत अच्छा काम ये हुआ, जिसके लिए मैं आपका, विविध भारती का और सुनने वालों का बहुत ही, कि मुझे बहुत सारी पुरानी गलतियां अपनी याद आ गईं। और आज के दिन अपनी गलतियों को याद करना और उनसे ये सीखना कि आइंदा गलती नहीं करेंगे, इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें।
तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें। उजाले उनकी यादों के, अपनी यादों के उजाले बांट रहे थे जाने माने फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी। इन 6 हफ्तों में हमने कई फिल्मों के बनने के दिलचस्प किस्से सुने। ऐसे सीन्स थे जिन्हें बहुत ही विस्तार से समझाया जावेद साहब ने। इस तरह से फिल्मों को देखने का हमारा नजरिया इस बातचीत के जरिए थोड़ा तब्दील भी हुआ। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम के जरिए हम फिल्म संसार की कुछ बहुत ही अनुभवी हस्तियों से आपकी मुलाकात का सिलसिला जारी रखेंगे। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेर रहे जाने माने फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी। इनसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनय तलवड़कर, संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।